प्यारे बच्चों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जय क्लासेस पर। आज हम आपके लिए ज्योग्राफी और साइंस दोनों का कंबाइंड टॉपिक है उपग्रह। तो उपग्रह के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि उपग्रह है क्या चीज़। ठीक है, उपग्रह पृथ्वी अथवा किसी अन्य ग्रह के चारों तरफ जो उसके घूर्णन के साथ साथ उसके चारों ओर घूर्णन अथवा चक्रण करता है उसे उस ग्रह का उपग्रह कहा जाता है। जो सूर्य के चारों ओर चक्रण कर रहे हैं, घूर्णन कर रहे हैं, ये सन है, इसके चारों ओर घूम रहा है बुध, शुक्र, पृथ्वी, ये चारों ओर घूम रहे हैं इसके। ठीक है, आप जानते हैं बुध और शुक्र के चारों ओर कोई बड़ा पिंड मूवमेंट नहीं कर रहा है। तो ये हमारी पृथ्वी है। ये पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है। जो सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में गति करेगा और उसकी कक्षा किसी दूसरे ग्रह की कक्षा को नहीं काटेगी तो उसे ग्रह की संज्ञा दी गई है। और जो इन ग्रहों के चारों ओर गति करता है उसे हम उपग्रह कहते हैं। बोलो, समझ में आई क्या बात? उपग्रह की बात समझ में आई? जो सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में गति कर रहे हैं और किसी अन्य ग्रह की कक्षा को नहीं काट रहे हैं, निश्चित समय अंतराल में अपने चक्रण पूरा कर रहे हैं, वे सब ग्रह कहे जाएंगे। ठीक है, और जो ग्रह के चारों ओर गति कर रहा है उसे कहेंगे हम उपग्रह। ठीक है, तो अपनी आवश्यकता के अनुसार हमने पृथ्वी के चारों ओर चक्रण करने वाला एक कृत्रिम उपग्रह स्थापित किया। तो इससे यह पता चला कि जो उपग्रह हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राकृतिक और एक होता है कृत्रिम। प्राकृतिक उपग्रह और कृत्रिम उपग्रह। ठीक है, प्राकृतिक के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले कृत्रिम के बारे में बात कर लेते हैं। मैंने कहा था कि मानव ने अपनी आवश्यकता अनुसार ये स्थिति बनाई। तो हमने किया क्या? हमने ये किया कि दो प्रकार के कृत्रिम उपग्रह सेट किए। एक होते हैं ध्रुवीय उपग्रह और एक होते हैं भूमध्य रेखीय। ठीक है, अब उपग्रह मैंने आपको बताया, आप समझिए। ये हमारी पृथ्वी है। इस पृथ्वी का अपना एक इसके चारों ओर गुरुत्वीय क्षेत्र है। ठीक है, हम पृथ्वी की कक्षा में से ऊपर, पृथ्वी के तल से ऊपर किसी उपग्रह को एक निश्चित गति से बाहर की ओर छोड़ेंगे। ठीक है, और जब बाहर की ओर छोड़ेंगे तो पृथ्वी की कक्षा को, गुरुत्वीय क्षेत्र को पार करके बाहर निकलेगा और बाहर निकल के वो इस तरह आ जाएगा जैसे रस्सी से बंधी हुई कोई गेंद। ठीक है, और निश्चित वेग के पश्चात वो पृथ्वी कक्षा में आ जाएगा। और जब कक्षा में आ जाएगा तो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो उस पर अंदर की ओर एक बल लगाएगा। ठीक है, और उसकी मूवमेंट हो जाएगी इस तरफ। इस तरह से पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो अंदर की ओर और ये गति उसे बाहर की ओर, और वो इस पर एक वृत्तीय पथ पर गति करनी शुरू कर देगा पृथ्वी के चारों ओर। फैक्ट समझ में आया? हमने कहा सेंटर से हमने बाहर की ओर कोई पार्टिकल पिंड फेंकने के बाद वो तेजी से बाहर की ओर निकला और एक फिक्स कक्षा में पहुंचने के पश्चात ये इससे बंधा हुआ है और ये निकलने की कोशिश कर रहा है बाहर की ओर। जब कोई रस्सी से गेंद बंधी हुई होगी वो हम उसे बाहर की ओर फोर्स लगाएंगे, रस्सी की पे बंधी बॉल पे बाहर की ओर तनाव होता है, टी बल, तो वो इस बल के कारण, बंधी हुई होने के कारण इस कक्षा में गति करनी शुरू कर देगी। तो इस कारण से सारे कृत्रिम ग्रह पृथ्वी के चारों ओर कक्षा में कार्य करेंगे। ठीक, इन्हें पृथ्वी की ऊंचाई और स्थिति के अनुसार मैंने बताया कि दो स्थिति में हम सेट कर सकते हैं। एक मैंने बताया उपग्रह ध्रुवीय, एक होता है ध्रुवीय उपग्रह और एक भूमध्य रेखीय उपग्रह। ये किए जाते हैं ध्रुवों के ऊपर।
ध्रुवों के ऊपर स्थापित किए जाते हैं और ये नाम से स्पष्ट हो रहा है भूमध्य रेखा पर। ठीक है, अब काम क्या है? इनका काम है मौसम संबंधित जानकारी देना। जितने भी ध्रुवीय उपग्रह होंगे वो आपको मौसम की जानकारी देंगे। और भूमध्य रेखा क्या काम है भाई? ये जितने भी प्रसारण होंगे आपके, ठीक है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रसारण को परावर्तित करते हैं। ठीक है, जो हमारे टीवी चैनल है, रेडियो चैनल है, उनके लिए जो रेज जाएगी वो रेज इनसे रिफ्लेक्ट होकर हमारे डिश टीवी एंटीना पर वापस पहुंचेगी और इनकी मदद से हम प्रसारण देख सकते हैं। दुबई में मैच हुआ और हमने इंडिया में यहाँ देख लिया। ठीक है, तो ये भूमिका है इनकी। अब इनकी हाइट भी अलग अलग होती है। ये भूमध्य रेखा सूर्य ध्रुवों के ऊपर ही है, ये हमारी अर्थ है। हाँ हाँ, ये हमारी अर्थ है और ये पोल है। ये पोल के ऊपर होंगे लगभग 900 किलोमीटर हाइट पर। ठीक है, और ये अर्थ की भूमध्य रेखा है, ये तो होंगे 900 किलोमीटर हाइट पर। और ये अर्थ की रेडियस जो होती है वो 3600 किलोमीटर होती है। ये होते हैं अर्थ की रेडियस से 3600 किलोमीटर ऊपर। ठीक है, इन्हें जो लॉन्च किया जाता है वो किया जाता है PSLV और इनको GSLV। आपसे एक्सेप्टेड सवाल पूछ सकता है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, समझ में आ गई बात? ये कृत्रिम उपग्रह का पूरा ब्यौरा मैंने आपको दे दिया, कंडीशन मैंने बता दी, काम मैंने बता दिया कि वो क्या करता है। फिर हम प्राकृतिक उपग्रह की ओर घूमेंगे, उसकी स्थिति के बारे में बात करेंगे। मुझे लगता नहीं कि यहाँ तक आपका कोई डाउट हो। डाउट है तो आप पूछ लो निश्चिंत होकर, कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ जाओ। अब बात करते हैं पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह की। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह आप जानते हैं क्या है? चंद्रमा है। ठीक है, अब इसका घूर्णन पृथ्वी के साथ किस तरह का है? ये हमारी अर्थ होगी और ये हो गया मून और ये हो गया सन। ठीक है, तो होता क्या है कि ये अर्थ भी ऐसे रोटेशन करेगी अराउंड द सन, करेगी। बाकी सारी चीज़ों को मिटा दूँ। ठीक है, इसे ठीक से समझाने के लिए मुझे चीज़ें मिटानी पड़ेगी। मिटा दूँ? अब वो तो खत्म हो गया उधर का फिल्म। तो अब तो चंद्रमा के आसपास घूमेंगे तो चंद्रमा के बारे में ही बात करेंगे। तो एक बार मैं इसकी व्याख्या कर दूं आपसे। होगा ये कि ये हमारी होगी अर्थ, ये हमारा हो गया मून और ये हो गया सन। ठीक है, इसका जो रोटेशन होगा वो अराउंड द अर्थ हो रहा है। ये मून इधर से चला, इस तरह अर्थ के चारों तरफ रोटेशन करेगा। कोई डाउट है? और ये जो हमारी अर्थ है ये अराउंड द सन रोटेशन करेगी। इसमें भी किसी को डाउट नहीं होगा। इसके साथ साथ ही फिर ऐसे ये चक्कर पूरा घूमता रहेगा। डाउट नहीं आता कोई भी? तो जो पहली स्थिति है हमारी, एक स्थिति पहली ये आ गई कि ये तीनों एक साइड में आ गए। सबसे पहली स्थिति है। ठीक है, हम जानते हैं कि चंद्रमा के पास अपना कोई प्रकाश नहीं है। चंद्रमा जो हमें चमकता है वो रिफ्लेक्ट लाइट है सन की। सन के ऊपर लाइट पड़ती है, सॉरी मून के ऊपर सन की, और उसका रिफ्लेक्शन अर्थ पे हमें दिखाई देता है, मिलता है। परावर्तित प्रकाश मतलब प्रकाश का परावर्तन है। प्रकाश एक तल पे पड़ा और उस तल से परावर्तित होकर यहां खड़े हुए आदमी को दिखाई दिया। ये सन, ये मून और ये अर्थ, तो ये चीज चमकनी शुरू कर देगी। जैसे
जैसे रोड पे आपने देखा होगा सिग्नल लगे रहते हैं और उन सिग्नल को ऐसे कलर से बनाया जाता है कि उस पर आपकी बाइक की लाइट का सिग्नल पड़ेगा तो आपको चमकेगी। सेम कंडीशन इसकी सरफेस ऐसी है कि वो हमें चमकीली नजर आएगी, तो हमें लगता है कि ये जो लाइट है ये मून की है, लेकिन मून के पास अपनी कोई लाइट नहीं है, वो रिफ्लेक्ट ऑफ सनलाइट है। तो होगा क्या कि ये फर्स्ट डे की कंडीशन चल रहे लेकिन, और फर्स्ट डे क्या हुआ कि ये सन, ये मून और ये, तो जो सन से सूरज से आने वाला पूरा प्रकाश है वो यहाँ लग पड़ गया और अर्थ पहुंचा नहीं। या ये कह सकते हैं कि जो हिस्सा मून का अर्थ की तरफ है उस पर कोई प्रकाश नहीं पड़ा, तो इसका मतलब है कि चंद्रमा दिखाई नहीं देगा, और चंद्रमा दिखाई नहीं देगा तो इस दिन अमावस्या होगी। बताओ समझ में आई क्या बात? सिंपल ही समझ लो, बहुत सिंपल। फिर इसी से जुड़ी हुई कुछ चीजें भी आएगी। इस दिन अमावस्या होगी, सूर्य से आने वाला प्रकाश है वो चंद्रमा पर पड़ा, और चंद्रमा से पड़कर वो अर्थ पर ये हिस्सा जिस पर ये उल्टा है बिल्कुल, जिस हिस्से पर लाइट पड़ रही है उसके दूसरी तरफ, दैट मीन्स कि छाया क्षेत्र है, ये वो क्षेत्र है जो प्रकाश की छाया का क्षेत्र है। इस कारण से उस दिन चंद्रमा पृथ्वी से दिखाई नहीं देगा और ये दिन होगा अमावस्या, पूरी रात काली रहेगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। रोटेशन शुरू हो गया और चांद ऊपर जाना शुरू हो गया। होगा ये कि जैसे मून यहां पहुंचा और यहां पहुंचा तो ध्यान से देखो, यहां से लाइट यहां जा रही है, तो आपको इतने हिस्से पर ही चंद्रमा की लाइट दिखाई दे रही। क्यों भाई? यहां से लाइट पड़ेगी, ये ऊपर का हिस्सा तो इतना छाया में चला गया ऊपर का हिस्सा, और इतने हिस्से पर लाइट दिख रही, तो ये सेकंड और थर्ड डे का चांद होगा, तीसरे और दूसरे दिन का, जिसे ईद का चांद भी कह देते हैं। ठीक है, जैसे ये प्रक्रिया बढ़ती जाएगी तो ये एरिया जो है बढ़ता चला जाएगा, जिस पर हमें सूर्य के पड़ने वाले प्रकाश का क्षेत्र ज़्यादा दिखना शुरू हो जाएगा, और धीरे धीरे ये बढ़ेगा, फिर ये बढ़ेगा, और होगा ये कि जैसे ही मून यहाँ पहुँचेगा, ये 14वें या 15वें दिन की बात है, तो यहाँ मून के पहुँचने पर ये पूरा पूरा मून दिखाई देना शुरू कर देगा। ठीक है, समझ में आई बात? जब ये चंद्रमा पूरा दिखाई देगा तो उस दिन होगी, यानी जब चंद्रमा यहां होगा तब होगी पूर्णिमा। ठीक है, मैं बोल तो रहा हूं कि तीनों एक सीध में हैं, लेकिन पूर्णिमा के दिन ये एग्जैक्ट सीध में नहीं होते। चंद्रमा 5 डिग्री नीचे होगा, ध्यान रखना। अगर सीध में होगा तो कुछ और हो जाएगा, जो मैं बाद में बात करूंगा। ठीक है, उसके बारे में बताऊंगा कि जब अगर ये तीनों सीध में आ जाए तो ये मून यहां आ गया, सन सामने है, बीच में अर्थ होगी, तो मून पर सन की लाइट ही नहीं पहुंचने की, क्योंकि बीच में अर्थ आ जाएगी, और बीच में अर्थ आ गई तो जो लाइट सन पे नहीं पहुंचेगी तो रिफ्लेक्शन कहां से आएगा? आपको परावर्तन दिखाई नहीं देगा। इसका मतलब है कि आपको चंद्रमा दिखेगा नहीं। तो इसलिए बिल्कुल सीध में ना होकर 5 डिग्री नीचे है। अगर बिल्कुल सीध में हो जाए तो चंद्रमा आपको दिखाई नहीं देगा, और चंद्रमा आपको दिखाई नहीं देगा तो ग्रहण हो जाएगा। ये पूर्णिमा की डेट है। अगर यही सिचुएशन यहां हो जाए अमावस्या पर, ये मून है, ये अर्थ है, सन है, अगर तीनों बिल्कुल एक सीध में आ जाए तो होगा ये कि जो सन की लाइट है वो अर्थ पे नहीं पहुंचने की, और सन की लाइट अगर तीनों एक सीध में है, अर्थ पे नहीं पहुंचेगी, तो उस दिन अमावस्या का दिन है, सूर्य ग्रहण हो जाएगा। बिल्कुल समझ के चलो, स्पष्ट चीज है। अगर तीनों बिल्कुल सीध में हो तो ये बिल्कुल सीध में नहीं, चंद्रमा 5 डिग्री ऊपर रहता है, इस कारण से इस प्रभाव 5 डिग्री यहाँ आगे की ओर, वहां 5 डिग्री ऊपर की ओर। ठीक है, जब ये चंद्रमा यहां से यहां पहुंचा, यानी कि चंद्रमा का प्रकाश बढ़ता जा रहा है, तो इसे हम कहते हैं शुक्ल पक्ष। ठीक है, और फिर यहां पूर्णिमा होगी, फिर ये नीचे घटेगा और घटेगा, फिर पहुंचेगा चंद्रमा यहां अमावस्या की ओर, यानी कि अब प्रकाश, यहां प्रकाश बढ़ता चला गया, यहां प्रकाश घटता चला गया। इसे कहा गया कृष्ण पक्ष। बोलो, यहां तक कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो तो मेरे से पूछो। अगर तुम्हारा यहां तक कोई डाउट हो, जब पूर्णिमा होगी या जिस दिन फुल मून दिखाई देगा, उस दिन चंद्रमा का
51% भाग पृथ्वी से दिखाई देगा। चंद्रमा का अधिकतम 51% भाग ही पृथ्वी से देखा जा सकता है। 59 है ये। 41% जो भाग है वो सदैव छाया में रहता है। इसे शांत सागर कहते हैं। इसे चंद्रमा का शांत सागर कहते हैं। 41% चंद्रमा का, अगर ये पूरा प्रकाश यहां पड़ रहा है तो पृथ्वी से हमेशा आपको लगभग 59% भाग ही दिखाई देगा और 41% पार्ट हमेशा छाया में रहेगा, इतना भाग और सामने का। और इसके रोटेशन और अर्थ के रोटेशन लगभग एक जैसे हैं। इस कारण से चंद्रमा का एक ही भाग यानी कि लगभग 59% भाग ही पृथ्वी की ओर रहता है हमेशा। तो हमेशा हमें वही हिस्सा चंद्रमा का दिखाई देता रहता है। हाँ, उसकी रोटेशन बदलती रहती है, तो कभी उसकी, जैसे चंद्रमा पर आपको आँख, नाक और मुंह दिखाई देते हैं, तो वो कभी पलटे हुए दिखाई देंगे, कभी किसी और पलटे हुए, कभी किसी और पलटे हुए, क्योंकि उसकी रोटेशन भी अपनी धुरी पर होती रहती है। ठीक है, एग्जैक्टली अगर हम जानना चाहें कि वो आँख, नाक, मुंह क्या है, तो चंद्रमा के ऊपर पहाड़, पर्वत है और उन पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश के कारण उन पर्वतों की छाया बनती है। यहाँ लाइट पड़ेगी तो ये हिस्सा छाया में आ जाएगा, और जो हिस्सा छाया में आ रहा है तो ऐसा लग रहा है जैसे ये उसका नाक हो, ये उसका मुंह हो। हमारी कल्पना के आधार पर ऐसा लगता है कि जैसे आँख, नाक, मुंह हो, या फिर ऐसा लगने लगता है जैसे चांद पर चरखा चलाती हुई कोई औरत बैठी हो। ठीक है, तो मान के चलो कि चांद का मैटर खत्म हो गया, आपको समझ में आ गई बात। मून भी खत्म हो गया, प्लस में मेरी तरफ से खत्म हो गया चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण, और प्लस में चंद्रमा की कलाएं, और प्लस में ग्रह और उपग्रह, ये सारी चीजें खत्म। ठीक है, समझ में आ गया चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण। ठीक है, अब बात करता हूं, दो चीजें होती हैं, ज्वार और भाटा। ये क्या चीज होती है? ये इसी टॉपिक से जुड़ी चीजें हैं, तो साथ साथ निपटा लेते हैं। होता क्या है कि एक न्यूटन ने थ्योरी दी। न्यूटन ने अपनी थ्योरी में कहा कि अगर दो पिंड है, दो द्रव्यमान हैं, तो वो एक दूसरे पर बल लगाएंगे। ये दो द्रव्यमान है, मास है, दो द्रव्यमान है, मून और अर्थ, और ये हमारा हो गया सन। ऊपर भी है, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर दिखा देंगे। तो होगा ये कि ये एक दूसरे पर बल लगाएंगे, ये इस पर इस तरफ और ये इस पर इस तरफ बल लगाएंगे। जब बल लगाएंगे तो होता यह है कि अर्थ की सरफेस पर जगह जगह पानी भरा हुआ है, तो उस पानी पर भी बल लगाएगा। अर्थ तो अपनी जगह से हिलती नहीं, सॉलिड सिचुएशन में रहती है, लेकिन जो पानी है, वो जल है उस भरा हुआ, वो ऊपर उठ जाता है तलों पर, इस अट्रैक्शन फोर्स के कारण। ठीक है, और इस अट्रैक्शन फोर्स के अगेंस्ट बैलेंस करने के लिए अर्थ एक रिफ्लेक्शन फोर्स लगाती है अगेंस्ट साइड में। ठीक है, लगाएगी तो इस तल पर अर्थ ऑटोमेटिकली ज्यादा फोर्स लगा देगी। तो जो इस तल का फोर्स होगा वो उसके विरोध में लगने वाले बल के कारण होगा। तो इस तल पर जो जितना अगर इधर फोर्स लगेगा तो इतना ही इस तल पर लगेगा, यानी जितने फोर्स से इधर का जल उठेगा इतने ही फोर्स से इधर का जल भी उठ जाएगा। और जब जल पृथ्वी के तल से ऊपर उठ जाएगा तो इस घटना को विज्ञान में ज्वार कहा गया है। ठीक है, आओ जरा क्या सिचुएशन होती है, ऊपर की सिचुएशन से समझने का प्रयास करते हैं। पहली कंडीशन मैंने आपको दिखाई, ये सन, ये मून, ये अर्थ। ठीक है, एक कंडीशन मैं ऐसी बना देता हूं, ये अर्थ है, ये सन है और ये मून है। ठीक है, इसने इस तरफ बल लगाएगा, न्यूटन लॉ है, दो द्रव्यमानों के बीच लगने वाला बल है, और ये इस तरफ बल लगा रहा है। अब अर्थ के सरफेस पर जगह जगह पानी भर रहा है, आप पता है समुद्र है, झीलें हैं, ये इसका एग्जाम्पल है। तो इसका मतलब है कि ये इस पानी पर बल लगाएगा। जितना ये इस पानी पर बल लगाएगा, सपोज कर ले कि हमने इसने इस पर लगा दिया 20 न्यूटन का बल, इतना ही वापिस इस तल पर संतुलन बनाने के लिए अर्थ इस तरफ लगाएगी, यानी कि इस तरफ भी 20 न्यूटन का बल। फिर अर्थ ने मून ने लगाया इस तरफ 10 न्यूटन का बल, तो इसको बैलेंस करने के लिए इस तरफ भी लगाएगी 10 न्यूटन का।
होगा ये कि 20 और 10 30 न्यूटन का फोर्स लग जाएगा, इधर भी और इधर भी। तो इसका मतलब है कि जब दोनों तीनों एक सीध में आ जाएंगे, उस स्थिति में हाई टाइड आएगा, उच्च ज्वार। समझ लो कंडीशन क्या है। जब तीनों एक सीध में आ जाएंगे उस समय उच्च ज्वार आएगा, यानी कि समुद्र की लहरें ज्यादा ऊपर उठेगी। ठीक है, मून तो घूम ही रहा है अर्थ के चारों तरफ। तो एक सिचुएशन मैंने अभी आपको दिखाई बना के कि मून यहां और यहां भी पहुंचेगा। ठीक है, उस कंडीशन में ये जो बल लगाएगा ये इस तरफ लगाएगा, सन तो इस तरफ लगा ही रहा, तो इसका मतलब है कि दोनों के बीच लगने वाला जो फोर्स होगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, और अर्थ इसके बल को, सन के बल को समायोजित करने के लिए इस तरफ बल लगाएगी, और मून के बल को एडजस्ट करने के लिए या तो इस तरफ या इसके अगेंस्ट इस तरफ लगाएगी। तो उस कंडीशन में इधर अगर 4 न्यूटन लग रहा तो इस तरफ 4 न्यूटन, इस तरफ अगर 10 न्यूटन लग रहा तो इस तरफ 10 न्यूटन। इसका मतलब है कि उस कंडीशन में लो टाइड यानी कि निम्न ज्वार आएगा। यानी पूर्णिमा और अमावस्या के दिन हाई टाइड आएगा, और सप्तमी और अठवीं 7 और 8 दिन के बाद, अदरवाइज यहां क्या हो जाएगा 21 या 20 दिन के बाद, 20वें 21वें दिन जो है लो टाइड आएगा। तुम्हें मान के चलूँ कि तुम्हें लो टाइड, हाई टाइड, ज्वार भाटा दोनों चीज समझ में आ गई है। जब समुद्र का जल ऊपर उठेगा इस घटना को ज्वार, और जब वो वापस लौटेगा इस घटना को भाटा कहते हैं। ठीक है, 24 घंटे में 2 बार ज्वार आएगा। आपसे पूछ सकता है 2 बार 24 घंटे में ज्वार आएगा। अगर पहला ज्वार 1 बजे आया है, दिन के 1 बजे, तो अगला ज्वार रात को 1:26 पर आएगा। फैक्ट, ये 26 मिनट बाद आएगा, इससे 12 घंटे 26 मिनट बाद, 26 मिनट ना कह के 12 घंटे 26 मिनट बाद। अगर ये पहला 1 बजे आ गया तो दूसरा, ठीक है। चंद्रमा के बारे में हम बात कर रहे थे, वापस चले जाते हैं और वापस चंद्रमा पर आते हैं। ये मेरा हो गया, ठीक है। अब मैं चंद्रमा के बारे में बात कर रहा था। चंद्रमा जब पृथ्वी के नजदीक आता है, 2 स्थितियां हैं। अब जब चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर मूवमेंट कर रहा है, ये हमारी अर्थ होगी और ये हमारा मून होगा। जिस कक्षा में चंद्रमा गति कर रहा है वो दीर्घवृत्ताकार कक्षा होती है। एक ऐसी स्थिति जब चंद्रमा पृथ्वी के निकटतम अवस्था में आ जाएगा, और एक ऐसी स्थिति जब चंद्रमा पृथ्वी से दूर चला जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात। जब कोई चीज अर्थ के बहुत नजदीक आ जाएगी, हमारी आंखों के पास कोई चीज आ जाएगी तो बड़ी दिखने लगे, जब चीजें दूर चली जाए तो छोटी दिखने लगे। जहाज आसमान में उड़ता हुआ छोटा दिखाई देता है, सूर्य बहुत दूर है तो छोटा दिखाई देता है, लेकिन होता तो बड़ा है वो। तो वही कंडीशन ये है कि जब ये मून अपनी कक्षा में गति करते हुए अर्थ के पास आ जाएगा तो ये बड़ा दिखना शुरू हो जाएगा, और जब ये मून दूर चला जाएगा तब ये छोटा दिखना शुरू हो जाएगा। जब ये पास आएगा तो 31% चमकीला और 14% बड़ा दिखाई देना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जब ये अपनी कक्षा में गति कर रहा है तो इसकी 2 दूरियां हैं। एक है 364,000 किलोमीटर, ये वो अवस्था है जब चंद्रमा पृथ्वी के निकटतम अवस्था में होगा, और जो अधिकतम दूरी है वो 406,000 किलोमीटर। ठीक है, समझ में आ गया बात, इसमें भी कोई डाउट नहीं। अब 2 अवस्था और होती है, एक होता है ब्लू मून और एक होता है रेड मून। जो दिन मैंने बताया उन दिन के अकॉर्डिंग एक मंथ में एक ही पूर्णिमा नजर आ रही होगी आपको। ध्यान से देखो, क्योंकि यहां पहले दिन से शुरू हो रहा है, 15वें दिन हो रही, वापस जा रहा है, तो एक महीने में एक पूर्णिमा की संभावना है। लेकिन अगर कभी ऐसा हो, इन केस की ये पहली तारीख कोई पूर्णिमा होगी और वापस फिर घूम के एक महीने में वापस आएगा 31 तक, और एक महीने में 2 पूर्णिमा हो जाए, इस घटना को ब्लू मून कहते हैं। ठीक है, क्या बताया मैंने? ब्लू मून। मैंने कहा
एक माह में 2 पूर्णिमा हो तो इस घटना को कहते हैं ब्लू मून। ठीक है। और अगर इस दूसरी पूर्णिमा के दिन ही चंद्र ग्रहण हो जाए तो इसे कहेंगे रेड मून। ठीक है। पूर्णिमा वाले दिन ही हो रहा है। हाँ, अगर वो ब्लू मून जो बना, जो दूसरी पूर्णिमा हुई, अगर उसी दिन ऐसी घटना हो जाए तो इसे हम रेड मून कहेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो आगे, मून का टॉपिक खत्म। जब हम अर्थ से बाहर निकल ही गए तो एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं। वो पढ़ लेते हैं हम क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड। ठीक है। होता ही है कि जो जितने भी ग्रह है अथवा उपग्रह है, उनसे टूटे हुए कुछ बड़े टुकड़े स्वतंत्र अवस्था में मूवमेंट करते रहते हैं। वो किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है। और जब ये टुकड़े किसी भी ग्रह के गुरुत्व क्षेत्र में प्रवेश करेंगे तो गुरुत्व क्षेत्र में प्रवेश करने के कारण उस ग्रह का गुरुत्व बल इन्हें अपनी ओर आकर्षित कर लेगा और ये तेजी के साथ उस ग्रह की सरफेस की ओर मूवमेंट करना शुरू कर देंगे। ठीक है। जो हमारी अर्थ है, मैंने अर्थ की सरफेस आपको पढ़ा रखी है और सारे जो मंडल है हवाओं के वो आपको पढ़ा रखे हैं। ठीक है। तो अर्थ के जो बिल्कुल पास का एरिया है ये सघन है, डेंसिटी ज्यादा है गैसों की। जितना आप बाहर की ओर जाओगे डेंसिटी कम होती चली जाएगी और सबसे बाहर का मंडल जिसे बहिर्मंडल कहते हैं उसमें डेंसिटी बहुत लो होती है। ठीक है। तो ये ग्रह, ये जो उल्का पिंड है ये उसमें प्रवेश करेंगे क्योंकि बाहरी में डेंसिटी कम है तो वो कम छेड़छाड़ करेगा। जैसे हाई डेंसिटी की ओर आएंगे तो इन पर वो डेंसिटी हवाओं की घर्षण शुरू कर देगी और घर्षण से इनके ऊपर आग लग जाएगी और ये जलना शुरू कर देंगे और जल के राख हो जाएंगे। अगर कोई बहुत बड़ा है तो वो अर्थ की इन सारी हवाओं की परतों को तोड़कर पृथ्वी तक आएगा और पृथ्वी पर गिरेगा। शोध के द्वारा पाया गया है कि ये जो बने हुए हैं मेटल से बने हुए होते हैं। ठीक है। इनके अंदर बहुत सारे प्रकार की मेटल्स और अलग अलग प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। तो जब ये अर्थ की सरफेस के अंदर घुस रहे होते हैं तब ये बर्न होते हैं और बर्न होते हैं तो ये जलना शुरू कर देते हैं। जलना शुरू करते हैं तो हमें आसमान में ऐसा लगता है जैसे कोई तारा, कहते हैं तारा टूट गया। नहीं, ये वही घटना है। ठीक है। अगर कोई बड़ा उल्का पिंडों का समूह अर्थ के सरफेस पर तेजी के साथ आना शुरू कर दे, ठीक है, तो आकाश में आपको एक लगातार शानदार समूह जलता हुआ और बहुत शानदार नजारा आपको दिखाई देगा। इनके पड़ने की ज्यादा प्रबलता ध्रुवों पर होती है। ध्यान रखना, इस तरफ अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता है नॉर्थ एंड साउथ पोल पर। इस कारण से मोस्टली जो ये पड़ेंगे ये नॉर्थ और साउथ पोल की तरफ चले जाएंगे, भूमध्य क्षेत्र की ओर। रेयर चांसेज है, आ जाता है ऐसी बात नहीं, लेकिन रेयर चांसेज है क्योंकि इन पॉइंट्स पर फोर्स ज्यादा होता है, इस कारण से इस तरफ ज्यादा चले जाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता। ठीक है, कोई इसे तारा ना समझे क्योंकि तारे की परिभाषा से अलग है। इसके अंदर कोई भी तारे, हर तारे के अंदर नाभिक संलयन की प्रक्रिया चलती है, इसके अंदर कोई नाभिक संलयन की प्रक्रिया नहीं चल रही, तो ये मामूली एक तत्व है और ये पृथ्वी की ओर आ रहा। तो इसके जब ये हवाओं से या फिर गैसों से घर्षण करेगा तब ये जलेगा और जलने के कारण जो इसके अंदर प्रतिदीप्ति उत्पन्न होगी उससे आपको ऐसा लगता है जैसे कोई तारा टूट के खत्म हो गया हो।
ठीक है, ठीक है। तो मैं मान के चलूँ कि ये भी आपका उल्का पिंड का भी केस खत्म हो गया। एक आता है पुच्छल तारा, ठीक है, हाँ, पुच्छल तारा सुना आपने? हाँ, एक ऐसा तारा जिसकी आपको पूंछ दिखाई देती है, ठीक है। होता यह है कि जब कोई बड़ा उल्का पिंड सूर्य की ओर मूवमेंट करनी शुरू कर दे, सूर्य अर्थ से ज्यादा बड़ा, ध्यान से देखो, मास है, सूर्य का द्रव्यमान पृथ्वी की तुलना में ज्यादा बड़ा है, तो इस कारण से इसका ट्रैक्शन फोर्स भी ज्यादा होता है। ये जो पिंड है ये गैस प्लस मेटल्स से मिलकर बना हुआ है। जब ये तेजी से इसकी तरफ मूवमेंट करेगा तो इसके जो इस पे जो गैस है वो पीछे की ओर दिखेगी। अगर आप सॉलिड और गैस एक साथ और गैस इसके साथ है तो गैस पीछे छूटने की कंडीशन में दिखाई देगी, हाँ, और इस कारण से इसकी मूवमेंट तो सूर्य की तरफ, ये पूंछ जो है सूर्य से दूसरी तरफ बन जाएगी और इस कारण से इसको पुच्छल तारा कहते हैं। समझ में आया? कोई डाउट नहीं है? जब गैस से इस पर घर्षण करेगी तो उस पर इसकी बर्निंग कंडीशन भी हो जाती है, ठीक है। और लगभग ये 72 या 68 ईयर्स के बाद एक बार दिखाई देता है अर्थ से। जो पिछला था वो 1986 में दिखाई दिया था, नेक्स्ट आप जोड़ सकते हैं अगला कब दिखाई देगा, ठीक है। तो मान के चलो कि पुच्छल तारा भी और ये शुद्ध ग्रह भी, ये भी आपका क्लियर हो गया, यहां तक भी आपको कोई डाउट नहीं है, ठीक है। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण के बारे में मैंने बात कर ली, ज्वार और भाटे के बारे में मैंने बात कर ली। एक छोटा टॉपिक और खत्म कर लूंगा साथ साथ में ही, अगर आप बोर ना हुए हो तो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक ठीक समझ रहे। ज्योग्राफी का एक टॉपिक था जो मेरा छूट गया था, वो था हरित क्रांति, ठीक है। जब मैंने आपको फसलें पढ़ाई तो उसके साथ साथ मुझे हरित क्रांति पढ़ा देनी चाहिए थी, वो टॉपिक छूट गया था, तो मुश्किल से 2 मिनट का है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये अपने लास्ट टाइम में चल रही है ज्योग्राफी, बस खत्म होने वाली है, हार्डली 2 या 4 लेक्चर में खत्म कर देंगे इसको। हरित क्रांति आप देखिए क्या है, ठीक है। जब पूरी दुनिया में खाद्यान्न की समस्या आई और खाद्य सामग्री आदमियों की बढ़ती हुई आबादी के अनुसार उत्पादित नहीं हुई, तो उस समय एक व्यक्ति थे मैक्सिको के, नाम है डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग। इनका देश है मैक्सिको। इन्होंने खाद्यान्न के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रांति की शुरुआत करी। इसमें इन्होंने क्या करा कि इन्होंने ऐसे खाद्यान्न और ऐसे बीजों पर रिसर्च किया जिनसे उत्पादन को बढ़ाया गया, और इस कारण से ये बहुत तेजी के साथ पूरी दुनिया में खाद्यान्न वृद्धि करने में सक्षम हुई है। 2018 में डॉक्टर ई बोरलॉग को उनकी मृत्यु के पश्चात नोबेल पुरस्कार दिया गया। जी सर, नोबेल पुरस्कार तो आप जानते हो, अगर आपको नहीं पता तो पता होना चाहिए नोबेल पुरस्कार कौन देता है, ठीक है। अब प्रॉब्लम यह है कि यह क्रांति थी कृषि के क्षेत्र में, ठीक है, उनके परिवार को दे दिया गया होगा, और नोबेल जो है कृषि के क्षेत्र में दिया नहीं जाता। तो ध्यान रखना है, इनको जो नोबेल पुरस्कार मिला है वो शांति के क्षेत्र का मिला। ठीक है, अब बात करते हैं भारत की। भारत में भी यही बात। अब भारत में इस क्रांति को लेकर कौन आया? ठीक है, हरित क्रांति का भारत में पिता कहते हैं MS स्वामीनाथन। ये भारत में लेकर आए 1966 1967। मुझे भी एग्जैक्टली ये पता है, ठीक है। MS स्वामीनाथन जो लेकर आए थे 1967 में। भारत का ये वो दौर था कि जहां जनसंख्या के अकॉर्डिंग हम भी अपने खाद्यान्न उत्पादित नहीं कर पा रहे थे।
तब MS स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति लेकर आए। प्रारंभ में हरित क्रांति के 3 खाद्यान्न को सेंटर बनाया गया है, 3 खाद्यान्न पर जोर दिया गया है, जिसमें गेहूं, मक्का और चावल। लेकिन हुआ ये कि इन 3 खाद्यान्नों पर डॉक्टर MS स्वामीनाथन इन 3 खाद्यान्नों पर इस क्रांति को प्रबल रूप से प्रभावी नहीं कर पाए। तो जब ये प्रबल रूप से प्रभावी नहीं कर पाए तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने गेहूं की खेती के लिए 2 बीज रिसर्च करे। पहला बीज का नाम था कल्याणी सोना, कल्याणी सोना, और दूसरे बीज का नाम था सोनालिका। और हुआ ये कि ये जो हरित क्रांति थी ये मक्का और चावल से सिमटकर केवल गेहूं पर केंद्रित हो गई और भारत में गेहूं के उत्पादन को कई गुना बढ़ाया गया। हुआ ये कि 70 तक आते आते भारत में 4 गुना उत्पादन हो गया गेहूं का। ठीक है, इसकी कुछ कमियां भी रही। अगर आप जानना चाहें कि हरित क्रांति में क्या फैक्ट रहे, कुछ कारण रहे कि ये पूरी तरह से सफल नहीं हो पाई भारत में, उसका बड़ा कारण ये रहा कि ये दक्षिण भारत में असफल रही और उत्तर भारत में सफल रही। फैक्ट ये है कि दक्षिण भारत में जब एक विशेष बीज बोने की बात कही गई तो दक्षिण भारत में जो है एक बड़े भूभाग पर इकट्ठी खेती होती है, तो वहाँ के किसानों ने सब मना कर दिया कि भाई हम इस पर नहीं कर सकते और हम इस खेती का रिस्क नहीं लेंगे, ये होगी नहीं होगी क्या नहीं, चावल के क्षेत्र में या अन्य के क्षेत्र में। और उत्तर भारत में मोस्टली छोटे किसान, लघु किसान थे, इस कारण से लघु किसानों ने इसे स्वीकार करा और उन्होंने इसके साथ मिश्रित खेती कर ली और मिश्रित खेती करने से ये उत्तर भारत में सफल हुई। इस कारण से हरित क्रांति अगर आप देखें तो पूरे भारत की तुलना में उत्तर भारत में ज़्यादा सफल मानी जाती है। अगर आप इसके प्रभाव या होने वाले नुकसान की बात करें तो उसमें ये नुकसान हो सकता है, इसमें इसकी हानि क्या है, प्रभाव क्या पड़े इसके प्रभाव ये पड़े कि उत्पादन तो बढ़ा, ठीक है, लेकिन इसका प्रभाव पड़ा पृथ्वी की ना होकर मिट्टी की उर्वरता पर प्रभाव पड़ा। क्या प्रभाव पड़ा भाई, ध्यान दो। हुआ ये कि इससे पहले जो किसान खेती कर रहे थे तो वो गेहूं, दाल, चावल मिला के बो रहे थे और दाल की एक विशेषता है कि उसकी जड़ें पृथ्वी में नाइट्रोजन की होने वाली कमी की प्रतिपूर्ति करते रहते हैं स्वाभाविक तौर पर। तो किसानों ने हरित क्रांति के प्रभाव में आकर अच्छे बीजों से अत्यधिक उत्पादन के प्रभाव में आकर उस दाल को खत्म कर दिया बीज से, और हुआ ये कि चावल और गेहूं पर जोर दे दिया। और जब पृथ्वी की से बीज से कट गई दाल तो पृथ्वी की उर्वरता खत्म हो गई। इसे कहा गया फसल चक्र का नष्ट होना। दूसरा प्रभाव क्या पड़ा, दूसरा प्रभाव यह पड़ा किसानों की औसत आय में अंतर आया। उत्तर भारतीय किसानों ने इस तकनीक को प्रयोग करा और लगातार उत्पादन करा। लगातार उत्पादन करने से उनकी आमदनी बढ़ी और दक्षिण भारत में वही पुरानी रूढ़िवादी कृषि वो करते रहे। इस कारण से उनकी आमदनी जहाँ थी वहीं चली गई। हुआ ये कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत यानी एक ही देश में 2 प्रकार की 2 जोन में बट गए किसान और उनकी आमदनी में एक बड़ा अंतर आ गया। ये भी इससे सरकार द्वारा किसानों को मिलने वाली सुविधाओं में भी बड़ा अंतर आया। ये भी एक बड़ा प्रभाव पड़ा। ठीक है, तीसरा क्या हो गया, तीसरा ये हो गया कि केवल गेहूं की उत्पादन में
गेहूं के उत्पादन के चक्कर में और चीज़ों का उत्पादन किसानों ने कम कर दिया और केवल इसका उत्पादन हुआ, और चीज़ों में महंगाई आ गई और गेहूं में मंदी का दौर आ गया। ठीक है, तो ये चीज़ें इसके नुकसान भी हो सकते हैं। तो मान के चलो कि हरित क्रांति भी तुम्हें समझ में आ गई होगी। हरित क्रांति का देने वाला आपको पता चल गया होगा। ये एक्सेप्टेड सवाल आपके सामने आ सकते हैं। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपके लिए उपयोगी सिद्ध हुआ होगा। यहाँ तक फिर भी किसी का कोई डाउट है तो पूछ लो। कोई डाउट है? नहीं है? ठीक है, तो आपने ये वीडियो इतने ध्यान से देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।